मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे नौबत खाने में इबादत। तो हाँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति और ये क्षितिज का लास्ट चैप्टर है। तो चल आप लोग कॉपी किताब सामने में खोल के रख लीजिएगा, जो सुविधा हो। हम अगर बोलेंगे कुछ भी तो आपको समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं और समझ में आए, ठीक। तो कॉपी किताब खोल लीजिएगा, बैठ के रहिए। आज ये छोटा कहानी है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। लेखक का नाम भदंत आनंद कौशल्यान है। जन्म इनका सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। मृत्यु इनका सन 1988 में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। किनके? भदंत आनंद कौशल्यान जी का। इनके 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुए, जिनमें से भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। ये गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विशेष प्रभावित हुए। गांधी जी से व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। कौन? ये भदंत आनंद कौशल्यान जी, ठीक। तो ये हुआ लेखक का परिचय। उसके बाद हम लोग कहानी पढ़ेंगे। कहानी संस्कृति है। संस्कृति का मतलब आप लोग क्या समझे होंगे? कल्चर। संस्कृति के मतलब आप लोग समझे होंगे रहन सहन, वेशभूषा हम लोगों का। तो ये जो लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान, ये है जो संस्कृति का मतलब बताते हैं कि जो आविष्कार करते हैं वो भी संस्कृति होता है। तो चलिए हम लोग बुक में देखेंगे, कहानी में, कि क्या लेखक संस्कृति आविष्कार को संस्कृति क्यों कह रहे हैं। तो हम लोग कहानी में देखें। चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आता है और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तु? यदि दो है तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, जिसमें आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कारक होगा। अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा। लेखक इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो शब्द कम समझ में आता है और जिसका उपयोग अधिक होता है तो वो कैसा होगा। वो बताते हैं कि जो ये एक ही चीज़ है, मतलब उनके हिसाब से ये दोनों शब्द का अनेक विशेषण लग जाता है, तो इसका क्या शब्द भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक सभ्यता में क्या अंतर होता होगा? क्या ये दोनों एक ही होंगे? मेरे हिसाब से बोले लेखक की अगर अपने तरीके से सोचते हैं तो ये कल्पना कीजिए उस टाइम का, जिस टाइम पहला बार कोई आग जला होगा। जब आग जला होगा तो कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम में। इमेजिन कीजिए कि उस टाइम में कैसे सोचे होंगे कि आग जला होगा। तो वो खाने के लिए पकाया, चाहे कुछ भी के लिए, लेकिन तो वो इस टाइम में सोचिए कि जिस टाइम में कभी कहीं आग ही नहीं लगा हो, पहला बार आगे लगाया हो, तो क्या उस टाइम का फीलिंग हुआ रहेगा। और दूसरा में बताते हैं दो चीज़, एक और चीज़ से कंपेयर करते हैं कि पहला बार एक छोटे लोहा के टुकड़े को
सुई एक तरफ से छेद कर सुई में धागा पिरोकर तब बनाए का पहला बार कुछ सिला होंगे चाहे कुछ किए होंगे, तब क्या उस टाइम का फील हो रहा होगा, वही इमेजिंग करने के लिए लेखक इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं चलिए हम लोग देखते हैं। इन्हीं दो उदाहरण पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ में सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रकृति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरे के लिए आविष्कार की, उसका नाम है सभ्यता। अब लेखक बता रहे हैं कि जो आविष्कार किए उनको मानते हैं संस्कृति, जिसके जो आविष्कार किए जिससे कुछ नई चीज़ को सिला गया, चाहे आग से सुई से सिला गया या कि आग से मांस पका, मतलब कुछ खाने का पकाना, चाहे कुछ भी किया, उसको बोलते हैं लेखक सभ्यता। ठीक कुछ इसी प्रकार। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कारता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उनकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उनके विवेक ने किसी भी एक नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उनकी संतानें जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचय है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। अब जो लेखक बोल रहे हैं कि इस पैराग्राफ में जिस व्यक्ति के पास पहली चीज़ जितनी अधिक होगी, वो व्यक्ति उतना ही अधिक परिष्कृत आविष्कारता होगा। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति नई चीज़ को आविष्कार करता है और इसकी संतान उसी को पढ़ के, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकता है। लेकिन संस्कृत कौन कहलाएगा? जो आविष्कार किए, जैसे कि मान लीजिए ना कि आविष्कार किए, हाँ भले ही उससे ज़्यादा पढ़ के बड़ा बन मतलब उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकता है। एक उदाहरण पे में बता रहे हैं इस लेखक की, जो न्यूटन साहब थे, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम जब दिए तब वो उनसे पढ़ के अनेक विद्यार्थी मतलब उससे ज़्यादा जान सकता है, उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकेंगे। मतलब कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन संस्कृत सिर्फ न्यूटन ही कहलाएंगे। इस पैराग्राफ में यह लेखक बता रहे हैं कि संस्कृत वो होंगे जो आविष्कारक हैं, ठीक, उनकी संतानें नहीं, या फिर उनके जो पढ़ लिया वो नहीं। ठीक, कुछ इस प्रकार इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। आगे क्या बताया चलिए हम लोग देखते हैं। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण हो रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह
यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश में ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिली है जिसकी चेतना व स्कूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उनका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारे को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं लेखक कि आग का जो आविष्कार किए होंगे कदाचित वो पेट भरने के लिए, मतलब पका हुआ खाना खाने के लिए किए होंगे, और सुई धागा का आविष्कार कदाचित कि वो कपड़े को सिलकर तन को ढकने के लिए किए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि जिसका पेट भरा हो, रात को जो सोता है तो वो देखता है ऊपर आकाश की ओर मोती भरा थाल है। जिसका पेट भरा और तन ढका हो वो वास्तव में जो संस्कृत मनुष्य होते हैं वो निठल्ला नहीं बैठे होते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमारी सभ्यता की एक अंश इस संस्कृत आदमियों से ही मिला है। इनकी चिंता भौतिक में प्रधान डाल रहा है। उनकी कुछ हिस्सा हमें मनीषियों में भी मिला है जिन्होंने तत्व विशेष की प्रेरणा किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत से नहीं प्राप्त, अंदर की सहज संस्कृति से प्राप्त किए हैं। रात को तारे देखकर न सोने वाली मनीषी आज हमारे ज्ञान की प्रथम पुरस्कर्ता था। चलिए इस पैराग्राफ में इस प्रकार कुछ बता रहा है। अगला पैराग्राफ में क्या बता रहा है लेखक, चलिए हम लोग देखते हैं। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेशपसा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारा रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिरकार ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्यविधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरे को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। भौतिक प्रेरणा ये केवल ये दो ही संस्कृति के मानव माता पिता है। जो माँ दूसरे के मुंह में कौर डालने के बदले जो अपना कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे की माँ उसको सारी रात अपनी गोद में बैठा कर रखती है, तो आखिर का ऐसा क्यों करती है? रूस के भाग्य विधाता लेनिन है, वो अपनी डेस्क के डबल रोटी और खुद न खाकर दूसरे को खिला देते हैं। संसार के दुखी आदमियों को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। इन सबसे बढ़कर आज नहीं 8 से 2.5 साल पहले सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए नहीं त्याग दिया कि वो लड़ती तृप्ति हुई जनता सुख से रहे। ठीक कुछ इसी प्रकार इस पैराग्राफ में बता रहे। आगे क्या बता रहे चलिए हम लोग देखते हैं। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से स्वसर्व त्याग करती है वह भी संस्कृत है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम।
हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीका, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उसे हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाता है तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्य संभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं लेखक कि जो हमारे नज़र में वो भी संस्कृति है जो आग और सुई धागे का आविष्कार की है, और वो भी सब संस्कृति जो योग्यता तारों को जानकारी देती है, वो भी संस्कृति, और वो भी संस्कृति है जो सभ्यता सर्वग महामानव से त्याग कराती है, वो भी संस्कृति है। और सभ्यता वह है जो हमारे खाने पीने के तरीके, पहनने ओढ़ने के तरीके, काटने पीटने के तरीके, वो सारी सभ्यता है। लेखक बताते हैं वो इसको संस्कृति माने या असंस्कृति, जिससे मानव का कल्याण ना हो उसको असभ्यता माने कि सभ्यता माने। तो वो लेखक बताते हैं अपने अनुसार कि जो चीज़ मानव के कल्याण के लिए ना होकर उसके विनाश के लिए जो चीज़ होता है उसे वो लेखक असंस्कृति कहते हैं, असभ्यता कहते हैं। ठीक, कुछ इसी प्रकार इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। आगे क्या बता रहे, चलिए लास्ट पैराग्राफ में चलिए हम लोग देखते हैं। संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। अब बता रहे हैं जो लेखक कि जो चीज़ मानव कल्याण के लिए, पता ना, जो चीज़ मानव कल्याण के लिए वो संस्कृति है, जो चीज़ मानव कल्याण के लिए नहीं है वो चीज़ असंस्कृति है, उससे वो अस्थायी नहीं हो सकता। जो चीज़ जैसे कि जो तोप ऊप चाहे बंदूक उंदूक बना ना, बम उम बना, तो वो उसका आविष्कार के लिए वो जिस लेखक बताते हैं वो अति के नहीं, वो संस्कृति नहीं है, वो सभ्यता नहीं है, वो असंस्कृति और असभ्यता है। कुछ इसी प्रकार जो बोल रहे हैं, जो चीज़ संस्कृति है वो अस्थायी है, जो चीज़ संस्कृति नहीं है, मानव कल्याण के लिए नहीं है, वो अस्थायी ही है। ठीक, कुछ इसी प्रकार कहानी खत्म। एक सारांश में बताते लेखक क्या कहना चाहते हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि वेशभूषा, कल्चर और के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि जो आविष्कार करते हैं उसको संस्कृति मानते हैं लेखक। होता क्या है कि जब पहला इमेजिंग कहते हैं कि सोचिए कि जब इमेजिंग कीजिए उस टाइम का जिस बार पहला बार आग जलाया कोई होगा तो वो उस टाइम कैसा फील हो रहा होगा। जी पहला बार सुई बनाया होगा, सुई धागा से कुछ सिला होगा तो उस टाइम का फीलिंग कैसा होगा जो पहला बार किया होगा। पहले बार के इमेजिंग की जब पहला बार किया होगा तो जहाँ पे पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, कहीं से एक आग जल गया तो उस टाइम की इमेजिंग कैसे होगा, क्या होगा, कुछ इसी प्रकार बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो चीज़ आग जला, हो सकता है आग का आविष्कार पेट पर पका हुआ खाने के लिए किए होंगे। सुई का आविष्कार कपड़े को मतलब ठंड से बचने के लिए, कपड़े पहनने के लिए किए होंगे। ठीक, और जो व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है तो उसकी संतान उसे अनायास ही प्राप्त होगी, ना कि वो संस्कृत प्राप्त होगा, क्योंकि संस्कृत जो आविष्कार के उसी को प्राप्त होगा, नहीं कि उसको। एक कहा एग्जाम्पल में बताते हैं कि जो न्यूटन साहब है वो
गुरुत्वाकर्षण का जब खोज किए तो उसे पढ़ के अभी के टाइम में बच्चे उनसे अधिक बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकते हैं। ठीक, वो संस्कृत नहीं कहला सकते हैं। यही आग का जो आविष्कार हुआ वो पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, जो सुई दहा की वो ठंड से बचाने के लिए। कल्पना कीजिए जो व्यक्ति का पेट भरा हुआ वो ऊपर की ओर देखता है, तारे जगमगाते, तो उसको इसलिए नींद नहीं आता है कि वो परेशान रहता है कि जानने के लिए कि ये मोती भरे थाल क्या है। ऐसा मानव जो जिसका पेट भरा हो वो भी एक संस्कृत है। हमारी सभ्यता का अंश एक संस्कृत आदमियों से ही मिला है। रात को सोता हुआ आदमी आज हमारे लिए एक पुरस्कर्ता था। हमारे लिए एक पुरस्कर्ता था। कहते हैं कि ज्ञानेस्पा और भौतिक प्रेरणा, क्या यही दोनों एक सभ्य संस्कृति का माता पिता है? भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेस्पा, क्या यही दोनों संस्कृति का माता पिता है? दूसरे के कौर के लिए अपना कौर निकाल कर डाल देता है, क्या उसको यह बात कैसी सूझती होगी? एक माँ जो अपनी एक रोगी बच्चा को अपनी माँ गोद में बैठा कर रखती है, इसलिए कि वो सुनते हैं कि जो रूस के जो भाग्य विधाता है लेनिन, वो अपने डेस्क के नीचे 2 डबल रोटी रखे हुए वो दूसरे को खिला देते हैं, खुद भूखे रखे। जो संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स है, वो खुद से पूरा जीवन भर दुख में रहता है। जो ऐसे 2.5 साल पहले जो सिद्धार्थ थे, वो अपना पूरा संपत्ति को छोड़ इसलिए देते हैं घर द्वार को कि जो लड़ती काटती हुई जो ये जनता है वो सुख से रहे। ठीक, तो क्या वो लोग, तो लेखक के अनुसार वो लोग जो है वो संस्कृति है। ठीक, संस्कृति है। ठीक, वो नहीं जो मानव कल्याण के लिए जो चीज़ का आविष्कार करते हैं, उनके लेखक के नज़र में वो सब संस्कृत है। लेकिन वो ऐसा चीज़ जो मानव कल्याण के लिए, वैसा कोई भी चीज़ नहीं, जैसे कि बम, तोप का आविष्कार लेखक के अनुसार वो संस्कृत नहीं है। वो संस्कृत नहीं है, वो अस्थाई नहीं है। चलिए, आप कहानी होता है ख़त्म।